अधूरी किताब। मैंने उसे पहली बार कबाड़ी की दुकान पर देखा था। वो अखबारों की रद्दी लेकर आई थी और मैं एक बोरे में शीशे की बोतलें भरकर। हम दोनों एक ही समय पहुंचे थे। भीड़ नहीं थी, इसलिए शायद मुझे पहले अपना सामान बेचने का मौका देते हुए वो मुस्कुराकर कुछ पीछे हट गई। उसकी अखबारों की रद्दी के आगे मुझे अपनी बोतलें बेचने की शर्म आ रही थी और मैंने मुस्कुराते हुए उसे कह दिया, आप अपनी रद्दी पहले दे दीजिए, मुझे कोई खास जल्दी नहीं है। दिखने में वह सुंदर थी, मगर उसके सादगी भरे व्यवहार ने मुझे ज्यादा प्रभावित कर दिया। उम्र में शायद 5-6 साल छोटी होगी। नहीं नहीं, शायद 10-12 साल। छोड़ो, उम्र का क्या विचार करे। मन ही मन में गुदगुली हुई। 3-4 दिनों बाद मुझे वह दूध की दुकान पर मिली। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। दूध की दुकान पर भी भीड़ नहीं थी और मुझसे पहले दुकानदार से उसके दूध लेने में मुझे कोई अड़चन नहीं थी। वो मुस्कुराई तो मैंने भी उसका जवाब मुस्कुराहट से दे दिया। दूध की दुकान पर आने का उसका समय मुझे पता चल गया था। अब मैं भी रोज उसी समय दूध लेने जाने लगा। मेरी आंखें उसे ढूंढती रहती थी, परंतु वह कभी कभी दिखाई देती थी। हमेशा की तरह मुस्कुरा देती और मुझे भी मुस्कुराहटी जवाब देने में आनंद आता। मन ही मन में मैं उसके बारे में सोचने लगा था, कुछ अंदाज लगाने लगा था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात कर ही ली। आप रोज यहीं से दूध लेती है? जी हाँ, और शायद आप भी यहीं से, क्योंकि कई बार यहीं पर दूध लेते हुए हमारी मुलाकात होती है। मैं समझ गया कि मेरा सवाल थोड़ा मूर्खता से भरा था, मगर शुरुआत तो कहीं से करनी ही थी। तो उसके पूछे बिना ही मैंने अपना परिचय दे डाला। अच्छा, तो आप वही उपन्यासकार हैं जिन्हें पिछले वर्ष साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? हाँ, मैं वही हूं, मगर आपको कैसे पता? क्या आप भी लेखिका है? नहीं, अखबार में पढ़ा था। मैं रविवार के विशेष अंक में प्रकाशित साहित्य भी पढ़ती हूँ। उसमें कई बार आपकी कथाएं पढ़ने मिलती है। बहुत ही सुंदर लिखते हैं आप। मुझे मन ही मन बहुत आनंद हुआ। उसे मेरा नाम पता है, वह मेरा साहित्य पढ़ती है, उसे वह पसंद भी आता है। यह सुनकर मैं हवा में उड़ने लगा। अब मुझे उससे बात करने के लिए विषय और बहाना मिल गया था। कभी दूध की तो कभी कभी कबाड़ी की दुकान पर हमारी मुलाकातें होती थी और साहित्य पर चर्चा चलती थी। बातों बातों से पता चला कि उसका एक छोटा सा परिवार है और अपने माताजी और छोटे भाई के साथ वह रहती है। छोटा भाई मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा है और माताजी स्वास्थ्य शिकायत के कारण ज्यादातर घर में ही रहती है। कुछ वर्ष पहले पिता के निधन के बाद उनकी जगह उसे दफ्तर में काम मिल गया है और अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी अब उसी पर है। शायद साहित्य वह कड़ी थी जिसके कारण मेरे और उसके विचार अब जुड़ने लगे थे। वह एक अच्छी समीक्षक भी थी। कुछ कविताओं की रचना उसने की थी और अखबारों में उनमें से कुछ प्रकाशित भी हुई थी। बातों बातों से पता चला कि उसके लिखे कुछ साहित्य को पुस्तक रूप से प्रकाशित करने में उसकी रुचि है। जैसे ही उसने इस विषय को छेड़ा तो मैंने इस मौके को बिल्कुल ही न गवाया। उसे पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया से अवगत करा दिया। विचारों के तरंगों पर लहराता हुआ मेरा मन अब यह सोचने लगा कि क्यों न उसकी किताब को मैं ही प्रकाशित कर दूं। बस फिर क्या था, मैं बार बार इसी विषय को लेकर उससे बात करने के मौके को तलाशता और बातचीत से आनंद उठाता। उसने लिखना शुरू किया तो मैंने बिना पूछे ही उसे सुझाव देने शुरू कर दिए। दिन बीतते गए, उसकी आधी किताब लिखकर तैयार हो गई। वह मुझे उसके लिखे पन्ने भेजती और मैं उसमें कुछ दुरुस्तियां बदलाव कर उसे वापस भेजता। बड़ा आनंद मिल रहा था इस काम में, शायद काम से ज्यादा उससे बातें करने में। बातें भी क्या, तो इधर उधर की, उड़ते पंछियों की, पेड़ पौधों की, समुद्र आकाश की या किसी उपन्यास की। अब मैंने ठान ली कि उसकी किताब जल्द से जल्द छपवाकर बाजार में लानी है। मैं उसे किताब लिखने के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आग्रह करने लगा। मन ही मन में मैं उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन वह एक प्रतिभाशाली लेखिका के रूप में समाज में अपना सिर उठाकर चलेगी। लोग उसकी साहित्य की चर्चा करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में, घरों घरों में या किसी चाय की दुकान पर। उसके उपन्यास पर फिल्में बनेगी, प्रकाशक और फिल्म निर्माता उससे खुद संपर्क करेंगे, अखबारों में उसके इंटरव्यू छपेंगे और उसमें वह मेरा भी जिक्र करेगी।
बड़ा अच्छा लगने लगा था इन सपनों के झूलों पर झूलने में। कुछ दिनों से वह दिखाई नहीं दे रही थी। उसे देखने मैं कबाड़ी की दुकान पर यूं ही चला जाता। अलग अलग समय पर दूध की दुकान पर भी चला जाता। कभी सब्जी मंडी भी होकर आता। पर वह मुझे कहीं दिखाई नहीं देती थी। मैं उसके विचारों में खो जाता। अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसकी किताब के कुछ पन्ने मेरे पास ही थे। मैं बार बार उन्हें पढ़ता। एक दर्द सा महसूस होता था उसकी लिखावट में। उसके जीवन के कुछ अंश उन पन्नों पर उतरे थे। परिस्थिति का विश्लेषण करते समय उसका संघर्ष शब्दों शब्दों में प्रतिबिंबित हुआ था। क्या ये वही पन्ने हैं जो मुझे उसने दुरुस्ती के लिए भेजे थे? मुझे संदेह होने लगा। या फिर मेरा आकलन ही बदल गया था, या फिर मैं उस समय किसी अन्य दृष्टि से उन पन्नों को पढ़ रहा था और आज किसी अनजान की तरह उसकी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं भ्रम में पड़ गया। उसका साहित्य अब मुझे बिल्कुल ही अलग सा और दर्द भरा लगने लगा। मैं उसकी मुस्कुराहट को याद करने की कोशिश करता, लेकिन न जाने अब उसका वह खिलता चेहरा भी मुझे ठीक से याद नहीं आता। अब ना तो वो कबाड़ी की दुकान पर के किस्से या दूध वाले की दुकान पर हुई मुलाकातें मेरे नजरों के सामने आती। ये सब क्या हो रहा था, मैं समझ नहीं पाया। कुछ वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसकी यादें ओझल होती गई। एक दिन मैं हमेशा की तरह सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गया कि अचानक मुझे किसी ने आवाज दी। पीछे मुड़कर देखा तो वही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो सालों पहले मुझे आकर्षित कर गई थी। मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे होठों से शब्द ही नहीं निकल पाए। मैंने उसे ठीक से देखा। चेहरा पहले जैसा ही सुंदर था। हाँ, थोड़ी सी मोटी जरूर हुई थी। उसने नजरों से नजरें मिलाई। कहाँ गायब हो गई थी तुम? पता है तुम्हें मैं कितने दिनों तक तलाशता रहा। वह मुस्कुराकर बोली। जो हर लड़की के जीवन में होता है वहीं चली गई थी। मतलब? मेरी शादी जो हो गई तो ससुराल तो जाना ही था। वह हंसकर बोली, मगर मेरे दिल पर गहरा घाव कर गई। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तुमने पूछा ही कब था मेरी शादी के बारे में? तुम तो बस सिर्फ किताब छपवाने की चाह में दौड़ रहे थे। हाँ हाँ, तो क्या तुम्हारी किताब लिखकर पूरी हो गई? वह किताब तो पूरी नहीं हुई, लेकिन दूसरी मेरी एक किताब जरूर पूरी हो गई। कौन सी किताब? क्या बाजार में आ चुकी है? मुझे तो नहीं दिखाई दी। जरा मुड़कर देखो उस स्कूटी पर। मैंने मुड़कर देखा। एक स्कूटी स्टैंड पर लगी हुई थी और उस पर एक 3-4 साल की बच्ची बैठी थी। वह मेरी बेटी है। अब वही मेरी किताब है। मेरे जीवन के सभी पन्ने अब उसी किताब में हैं। उसके इस वाक्य ने मुझे और ही दुखी कर दिया। मस्तिष्क में सब उथल पुथल होने लगी। विचारों का बवंडर मचलने लगा। उसे और उसकी बेटी को देखकर मुझे खुश होना चाहिए या फिर मेरे सपनों में प्रकाशित होने वाली उसकी अधूरी किताब को याद कर गमों में डूब जाना चाहिए, यह तय करना अब मेरे लिए वाकई मुश्किल हो गया। अधूरी किताब। यह लघु कथा लेखक पवन मांडवकर द्वारा प्रस्तुत की गई।